अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर। ओके, सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कल आप लोगों ने टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी पढ़ा था। अगर उससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है या कंफ्यूजन है तो वो आप पूछ लें। अनफॉर्चुनेटली मैं कल का सेशन नहीं ले सका, तो आज हम जो है वो बाइनरी सर्च और टू पॉइंटर्स की अप्रोच पढ़ेंगे। अगर कोई जनरल क्वेश्चन है तो आप पूछ लें सेशन स्टार्ट होने से पहले। सर स्पेस वाला हमने वो मेरे ख्याल से हमने कंप्लीट नहीं की थी। स्लाइड्स रह गई थी, तो आप किसी दिन पढ़ा दीजिएगा वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, टाइम कम्प्लेक्सिटी वो सारा कवर हो गया था। हाँ जी। सो स्पेस इंशाल्लाह हम देख लेंगे। एक्चुअल में जो हमारा यहाँ पे इन सेशन का मेन मकसद वो ये है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है। तो टॉपिक्स इतने ज़्यादा हैं कि अगर हम टॉपिक को कवर करने लग जाएं तो वो जो 6 वीक्स है ना ये उसी में कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये सेशन लेते हैं उनका ज़्यादातर मोटिव ये होता है कि एटलीस्ट एक या दो प्रॉब्लम जो है ना उनकी समझ आ जाए, ठीक है। तो कंसेप्ट जो है ना ये इस वजह से बताए जाते हैं कि आप जो लोग बिल्कुल बिगनर हैं उनको ये चीज़ जो है ना वो पता चल जाए। तो ज़रूरी नहीं कि आप सेशन से ही अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही तो आप उसको करो ही ना। आप उसको अपनी तरफ से करने की कोशिश करो। और जो लॉजिक है, जो लॉजिक बिल्डिंग है, वो इस इन सेशन का मेन मकसद वो है। लाइक अगर आप खुद से कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो और वो नहीं हो रही तो फिर आपको ग्रुप स्टडी की ज़रूरत है। लेकिन अगर कोई कंसेप्ट की आपको समझ नहीं आ रही तो यू कैन लर्न ऑन योर ओन, ठीक है। बट स्टिल हम उसको स्पेस कम्प्लेक्सिटी को जो है ना वो दोबारा एक दफ़ा कवर कर लेंगे, ठीक है। एक और चीज़ ये है कि बाइनरी सर्च है ना, तो इससे पहले एक एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है टू पॉइंटर्स। वो भी आपको पता होना चाहिए, तो उसके बाद ये बाइनरी सर्च का आपको ज़रा बेहतर तरीके से पता चल जाएगा। लेकिन अगर मैं उसको बाइनरी सर्च को भी आज के इस लेक्चर में कवर करूँ तो वो सिर्फ ये 60 मिनट जो है ना वो एक एक कंसेप्ट ही ले जाएगा। तो वो जो हमारा मोटिव है कि हमने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ग्रुप स्टडी करनी है, लॉजिक बिल्डिंग करनी है, तो वो सही से नहीं हो सकता, ठीक है। तो आज जो है ना वो मैं डायरेक्ट बाइनरी सर्च पे आ गया हूँ। टू पॉइंटर्स का मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि ये बाइनरी सर्च के अंदर हम उसको किस तरह करेंगे। लेकिन जो बाइनरी सर्च है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत से स्टूडेंट को इसकी समझ नहीं होती। लाइक सीखने के बाद भी उनको समझ नहीं आती कि ये किस तरह से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको कवर करेंगे। और आप लोगों के लिए असाइनमेंट ये है कि आपने टू पॉइंटर्स जो है ना इसके बारे में देख के आना है। टू पॉइंटर्स हमारे पास दो तरह तीन तरह के होते हैं। एक तो जो अपोजिट टू पॉइंटर होते हैं, एक स्लो एंड फास्ट टू पॉइंटर्स होते हैं, और थर्ड जो होते हैं वो होते हैं स्लाइडिंग विंडो वाले, ठीक है। तो ये मैं आपको मैसेज स्लैक में भी कर दूंगा, तो आपने इसको देखना है और इसका जो है ना कोड इंप्लीमेंट करना है किसी लिस्ट के ऊपर, और उसकी एक गूगल को लैब फाइल जो है ना वो शेयर करनी है। तो नाम ही करोगे तो इससे कोई ज़रा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सर्टिफिकेट्स तो नहीं मिल रहे। लेकिन स्टिल आपकी लर्निंग जो है ना वो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आएंगी ना उसमें बड़ी ज़्यादा हो जाएगी। टू पॉइंटर्स करने के बाद आपके इतने ज़्यादा लेट कोड के प्रॉब्लम हो जाएंगे, लाइक काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। तो उसके साथ बाइनरी सर्च है ये भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो बाइनरी सर्च बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आप किसी इंटरव्यू में बैठे हो और वो आपसे बाइनरी सर्च के बारे में ना पूछे, या अगर अरेज के बारे में पूछे और बाइनरी सर्च की वहाँ पे बात ना हो, तो ये बात मानने में नहीं आती। क्योंकि जो अरेज हैं, लाइक लाइक लिस्ट हैं, उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी को कम करने का द ओनली वे जो एग्जिस्ट करता है वो बाइनरी सर्च है। क्यों? मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो मैंने अभी तक अपने 4 साल की डिग्री में देखा है, और भी एल्गोरिदम्स हैं लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से बाइनरी सर्च के वेरिएंट ही हैं, ठीक है। तो अगर आपने लिस्ट के अंदर कोई आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी को कम करना है, लाइक अगर आपने एक एक लिस्ट है उसके अंदर से किसी एलिमेंट को सर्च करना है, तो उसका एक जो हमने लीनियर सर्च पढ़ा था उसमें उसकी जो वर्स्ट टाइम टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो है बिग ऑफ एन। तो उससे कम जो है ना वो हमारा सिर्फ ये बाइनरी सर्च कर सकता है, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे। और क्योंकि मैं ये इस वजह से कह रहा हूँ कि जब आप इंटरव्यू में बैठे होते हैं ना तो आपके पास जो रैंडम ब्रूट फोर्स अप्रोच आपके माइंड में आती है, तो सबसे पहले हम वो करते हैं। तो उसके बाद जो इंटरव्यू होता है वो आपसे पूछता है कि हम इसको ऑप्टिमाइज किस तरह कर सकते हो। तो स्ट्रिंग और लिस्ट के ऊपर उसको ऑप्टिमाइज करने का जो ज़्यादा एफिशिएंट वे है वो है बाइनरी सर्च, ठीक है। इसके कुछ लिमिटेशंस हैं वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन आज जो है ना वो हम इस बाइनरी सर्च को देखेंगे कि बाइनरी सर्च क्या है, ठीक है। तो बाइनरी सर्च एल्गोरिदम
ए स्मार्ट वे टू सर्च एफिशिएंटली। ठीक है। तो ये एक स्मार्ट तरीका है। पहले हमने लीनियर सर्च देखा, वो एक ब्रूट फोर्स तरीका था जो कि हर कोई यूज़ कर लेता है, हर किसी को आता है। तो ये बाइनरी सर्च जो है ना, ये थोड़ा सा स्मार्ट वे है एलिमेंट को सर्च करने का। इसमें आपकी टाइम जो है ना वो बड़ा कम हो जाता है। इन स्लाइड्स के एंड पे आपको पता चल जाएगा कि कितने ज़्यादा स्टेप्स हमारे डिक्रीज हो जाते हैं अगर हमारे पास एक कोई बड़ा डाटा सेट आ जाए तो व्हाट इज बाइनरी सर्च? ए सर्चिंग एल्गोरिदम फॉर सॉर्टेड अरेज लिस्ट। ये चीज़ आपने जेन में इसको किसी तरीके से संभाल लें कि जब भी आपने एक बाइनरी सर्च लगानी है ना, तो उसके लिए आपकी अरेज या लिस्ट जो है ना वो सॉर्टेड होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सॉर्टेड नहीं होगी तो बाइनरी सर्च का कोई जो है ना वो इसका फ़ायदा नहीं है। वर्क्स बाय रेपिडेडली डिवाइडिंग द सर्च इंटरवल इन हाफ। ये किस तरह से इसको इतने एफिशिएंटली काम करता है कि हमारी जो एक बड़ा डाटा सेट है, लाइक हमारे पास एक लिस्ट है, लेट्स से 10 एलिमेंट्स की लिस्ट है, तो वो इसको हाफ में डिवाइड करके फिर उस पर सर्च करता है। ठीक है। तो ये आपको अभी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, अगर अगर हम उसको हाफ में डिवाइड कर लेंगे तो हम उसको सर्च किस तरह करेंगे, तो वो हम देखते हैं। इंस्टेड ऑफ चेकिंग ईच एलिमेंट इट जम्प्स टू द मिडल एलिमेंट। तो जिस तरह हमने लीनियर सर्च में देखा था कि सबसे पहले वो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट किया है और उसके हर एलिमेंट को चेक करता जा रहा है और आगे जा रहा है। अगर उसको लास्ट एलिमेंट, वो टारगेट जो हम सर्च करना चाह रहे हैं वो लास्ट में पड़ा हुआ है, तो फिर वो आपको लास्ट तक उसको ट्रेड करना पड़ेगा। लेकिन ये सबसे पहला स्टेप जो करता है वो ये करता है कि आपका मिडल एलिमेंट फाइंड कर लेता है। तो मिडल एलिमेंट जो है ना वो उसको अपने टारगेट के साथ कंपेयर करता है कि क्या ये मिडल एलिमेंट इसका एक्चुअल टारगेट है जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह जब वो मिडल एलिमेंट मिल जाता है तो उसके इसके लिए एल्गोरिदम के लिए ये डिसाइड करना बड़ा आसान हो जाता है कि अब मैंने इसके इस मिडल एलिमेंट के लेफ्ट में सर्च करना है या राइट में सर्च करना है। ठीक है। तो इस तरह ये डिवाइडिंग द सर्च इंटरवल इन हाफ, ये इस तरह से इंप्लीमेंट करता है कि सबसे पहले ये एलिमेंट जो सबसे पहले मिडल एलिमेंट फाइंड करता है, और अगर जो हमारा टारगेट एलिमेंट है, जो टारगेट हम सर्च करना चाह रहे हैं, अगर तो वो मिडल के इक्वल है तो ये हमारा बेस्ट केस है, इसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 होगी। ठीक है, कांस्टेंट। तो वो उसके मिडल को रिटर्न करवा देगा। लेकिन अगर लेट से हमारा जो टारगेट था वो मिडल से बड़ा था, तो अब इस केस में वो क्या करेगा, वो मिडल के जो लेफ्ट वाले एलिमेंट है ना उसको सर्च करेगा ही नहीं, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो मिडल से बड़ा है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सर्च सॉर्टेड डाटा के अंदर हमारा जो टारगेट है वो मिडल के लेफ्ट साइड में हो। ठीक है। इसको हम मजीद कोड में मैं आपको दिखाता हूँ व्हाइट बोर्ड के ऊपर। मच फास्टर देन लीनियर सर्च, तो ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। तो रियल लाइफ एनालॉजीज की देख लेते हैं कि हम जो है ना वो, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपने ये चीज़ देख पढ़ी होगी लाजमी कि हम बाइनरी सर्च को कहाँ पे यूज़ करते हैं। कि जब आप स्कूल में भी थे तो तब हमारे पास एक डिक्शनरी होती होती थी जिसको हम मिनी डिक्शनरी कह देते हैं। मोबाइल तो अलाउ नहीं होते थे, आई डोंट नो कि अभी अभी का मुझे नहीं पता, लेकिन तब हम स्कूल में मोबाइल लेके नहीं जा सकते थे। तो उस टाइम अगर हमने कोई इंग्लिश का वर्ड सर्च करना है तो उसके लिए हमारे पास एक डिक्शनरी होती थी, जो ए से लेकर जी तक सारे जितने वर्ड उसमें आ सकते थे वो उसको लिख देते थे। तो हम क्या करते थे, लेफ्ट हैंड में उसकी ये बुक एक साइड पकड़ी, राइट साइड में राइट हैंड में एक साइड पकड़ी, उसको दरमियान में से ओपन करते थे और ये देखते थे, लेट्स से हमने मोंकी सर्च करना है। ठीक है। तो मोंकी वो देखते थे कि मोंकी जो हमने सबसे पहले ओपन हुआ है, क्या यहाँ पर, क्योंकि उसके पेज के ऊपर ना लिखा होता था कि यहाँ पे कौन से वर्ड हैं, इस लिस्ट के अंदर कौन से वर्ड हैं, ए से स्टार्ट होने वाले, एम से स्टार्ट होने वाले, टी से स्टार्ट होने वाले। तो सबसे पहले हम वो देखते थे कि क्या जो हम मोंकी सर्च करना चाह रहे हैं ये पहले पेज पे आ गया या नहीं। ठीक है। तो वो पहले पेज तो नहीं आता था। तो हम क्या करते थे, हमें पता था कि हमें जो है ना वो मोंकी सर्च करना है। तो लेट्स से अगर हमें टी के एलिमेंट मिल गए, तो टी जो है ना वो अब हम ये देखेंगे कि टी एम से पहले आता है या बाद में आता है। ठीक है। तो टी आई थिंक के एम के बाद आता है। तो हम जो है ना उससे टी के राइट साइड पे तो एलिमेंट सर्च ही नहीं करेंगे, हम उसकी बैक पे आएंगे, पीछे पेजेस को पलटना शुरू करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो एम वाला एलिमेंट है ना वो तो इसके लेफ्ट साइड में ही होगा। ठीक है। तो इस तरह से हम डिक्शनरी के अंदर जो सर्च करते थे ना वो बाइनरी सर्च होती थी। हमने उसके सारे जो एलिमेंट है ना, जो पेजेस है, हाफ पेजेस, उनको वैसे स्किप कर दिया, जस्ट इन केस के हमें, जस्ट क्योंकि हमें पता चल गया कि जो हम सर्च करना चाह रहे हैं वो इसके लेफ्ट साइड पे होगा। तो ये एक रियल लाइफ एनालॉजी थी। तो बाइनरी सर्च की अब बात कर लेते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो लेट्स से हमारे पास एक लिस्ट है, 2 5 8 12 16 23 38 45 56। ठीक है। तो आप ये चीज़ देखो कि ये सॉर्टेड होगा। अगर कोई एलिमेंट सॉर्ट, कोई लिस्ट सॉर्टेड नहीं है तो उसके ऊपर बाइनरी सर्च काम नहीं कर सकता। तो हमने इसमें एलिमेंट्स जो सर्च करना है वो कौन सा है, 23। ठीक है।
तो सबसे पहले इसको मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। लेट्स से हमारे पास जो एलिमेंट है वो हमने 23 सर्च करना है। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर इसमें यही होगा ना कि अगर हमारा मिडल एलिमेंट, हमारा जो टारगेट है वो मिडल एलिमेंट से बड़ा है तो हम राइट की तरफ जाएंगे, अगर छोटा है तो हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपनी जो ना वो लेफ्ट और राइट पॉइंटर सेट करते हैं। यहाँ पे हमारा लेफ्ट पॉइंटर आ जाएगा 0, और यहाँ पे हमारा राइट पॉइंटर आ जाएगा जो मैक्सिमम लेंथ -1 होगा। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे, चीज जो कुछ स्टूडेंट के लिए कंफ्यूजिंग हो सकती है, ये कि जब हम इसके ऊपर लिस्ट फॉर लूप लगाते हैं या वाइल लूप लगाते हैं, तो हम तो इसके एक एक एलिमेंट को ट्रेवर्स कर रहे होते हैं। हम जब लिस्ट फॉर लूप स्टार्ट होती है तो पहले ही स्टेप में हम इसके आखिरी एलिमेंट को किस तरह गेट कर सकते हैं। तो क्या कोई स्टूडेंट मुझे इसका आंसर दे सकता है कि हम पहले स्टेप में इसके एलिमेंट को किस तरह गेट करें। माइनस से शुरू करेंगे। बिल्कुल, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम उसकी लेंथ -1 कर रहे हैं उसके लास्ट एलिमेंट को गेट करने के लिए। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास जो लिस्ट है ना उसके अंदर रैंडम एक्सेस होती है। तो रैंडम एक्सेस मतलब ये है कि हम उसके किसी भी इंडेक्स को कोई कोई भी इंडेक्स पास करके उसकी वैल्यू ले सकते हैं। लिंक लिस्ट के अंदर ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब यहाँ पे अभी मैंने कोड लिखा था वो ये, यहाँ पे अगर देखें मैंने फॉर लूप लगाई, फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया। तो आल्दो के जो फॉर लूप है वो आई को इटरेट कर रही है, आई 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ले और यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि मैंने उसकी एलिमेंट वैल्यू को गेट करना है, तो मैं नम्स के अंदर वो इंडेक्स पास कर रहा हूँ। लेकिन मैं जो है ना उसके लास्ट एलिमेंट को भी गेट कर सकता हूँ। लेंथ नम्स -1 करके उसके लास्ट एलिमेंट को मैंने गेट कर लिया, तो लास्ट और फर्स्ट एलिमेंट को मैं आपस में कंपेयर भी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है जो जिसको हम रैंडम एक्सेस कहते हैं, कि हमने उसका एक ही कांस्टेंट टाइम में उसका लास्ट एलिमेंट भी इंडेक्स, लास्ट जो है इंडेक्स वो भी गेट कर लिए। तो जब हम ये कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम ये वाले पॉइंटर्स को यूज़ करते हुए अपने एल्गोरिदम जो लीनियर सर्च था उसको मज़ीद एफिशिएंट बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने एक पॉइंटर लिया स्टार्ट से स्टार्ट होगा और दूसरा पॉइंटर एंड से स्टार्ट होगा। तो हम इन दो पॉइंटर्स को यूज़ करते हुए इसका मिडल पॉइंट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मिडल वो किस तरह फाइंड होगा, ये 9 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो 0 +9 ÷ 2, तो वो कितना होता है, 4.5 होता है। तो हम उसको राउंड ऑफ करके हम उसके 4 के इंडेक्स पे आ जाते हैं। सॉरी, 9 एलिमेंट एग्जैक्टली। सर तो हम 5 इसका पे आएंगे, 4.5 को राउंड करके। हम इसको फ्लोर करते हैं, 4.5 को हम 5 नहीं करेंगे, हम 4 पे आएंगे। ठीक है, तो हम इसका 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 और ये 4। तो इसका यह वाला 4 इंडेक्स है जहाँ पे इसका मिडल आ जाएगा। ओके, आपको इस चीज़ की समझ आई। हम जब राउंड करते हैं तो हम रूफ पे नहीं करते, हम फ्लोर पे करते हैं। 4.5 जो है ना। सर यस। ये जो 0+8 नहीं होगा, क्योंकि हम 0 इंडेक्स फर्स्ट पे ले रहे हैं, फिर लास्ट में 8 इंडेक्स नहीं आएगा। सॉरी, जीरो यस। प्लस एट यस एग्जैक्टली, यू आर राइट। तो इसमें क्या होगा हमारे पास, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, एग्जैक्टली 8 आएगा। 8 है ना, 8 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर 4 आएगा। ठीक है, लेट से हमारे पास 9 है तो उसको भी हम 2 करेंगे, आंसर 4 आएगा। ठीक है, अगर हमारे पास एलिमेंट यहाँ पे होते 56 था ना, तो यहाँ पे 58 भी हो जाता ना, तो इसने फिर भी 4 पे ही आना था। ओके, तो आप इस चीज़ को देख लें कि इसका 8 ÷ 2 जो 4 होता था, इसका 4 पे इसका मिडल आ गया। ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, अब क्या करेगा, अब ये मिडल को जो मिड पॉइंट है उसको टारगेट के साथ कंपेयर करेगा। तो इसने कंपेयर करके देखा 23 जो है वो 16 के इक्वल नहीं है। एक्चुअल में हमारा जो टारगेट है वो मिड से बड़ा है। तो इसमें ये अब सबसे पहले ये स्टेप क्या करेगा, ये हमारा जो लेफ्ट पॉइंटर है ना, लेफ्ट पॉइंटर को यहाँ से उठा के मिड +1 तक ले आएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो टारगेट है वो मिडल से बड़ा है। मिडल 16 है, तो हमारा जो 23 है ना वो इस पार्ट में हो सकता है, इसके राइट पार्ट में, इसके लेफ्ट में तो वो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो सॉर्टेड लिस्ट है।
तो 23 बड़ा है 16 से, तो 16 के राइट साइड पे ही ये एग्जिस्ट करता है, इसके लेफ्ट साइड पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हम ये लेफ्ट पॉइंटर को यहाँ से उठाएंगे 0 से और मिड +1 तक ले आएंगे। अब हमारा जो लेफ्ट पॉइंटर है वो पहले मिड ये था 4, और हमारा लेफ्ट पॉइंटर 5 इंडेक्स पे आ गया। ठीक है, तो अब जो है ना वो यहाँ से दोबारा इसको कंपेयर करेगा। अब जो इसको मैं हटा दूं, अब ये लिस्ट जो है ना हमारे किसी काम की, लाइक प्रोग्राम के अंदर इसका हमारा कोई रोल नहीं है, तो हम सिर्फ ये इस लिस्ट को चेक करेंगे। यहाँ पे हमारा राइट था और यहाँ पे लेफ्ट था, यहाँ पे अगेन ये मिड को फाइंड करेगा। कितने एलिमेंट हैं ये, इसका कौन सा इंडेक्स था, 5 6 7 8, 5 + 8 कितना होता है, 13। 13 होता है 13, तो 13/2 कितना होता है, 12/2 करें तो 6 ही आएगा मेरे पास। कितना आएगा, ठीक है। No, sir, तो 6 एग्जैक्टली point something. ये 6 पॉइंट समथिंग है ना, 6 पॉइंट समथिंग, तो इसको हम राउंड ऑफ करके ना, इसको ये पॉइंट खत्म करके, ये जो दो ब्रैकेट्स है ना, ये जो फॉरवर्ड स्लैश है, तो ये इसको राउंड ऑफ करके इसको सिर्फ 6 बना देते हैं। तो हम इसको 6, क्योंकि 6.5 तो यहाँ पे इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, यहाँ तो हमने 7 पे जाना है या 6 पे जाना है, तो हम इसके 6 पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे 6 इंडेक्स कौन सा है, 0 1 2 3 4 5 6, तो इसका ये जो मिड है वो यहाँ पे आ जाएगा, इसका मिड जो है ना ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब मिड को दोबारा से वो इस टारगेट के साथ कंपेयर करेगा, 23 38। तो अब हमारा जो टारगेट था वो 23 मिड से छोटा है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा टारगेट है ना वो इसके राइट साइड पे तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, इसके लेफ्ट साइड पे ही होगा। तो अब हमने क्या किया, हमने ये लेफ्ट साइड को उठाया यहाँ से और मिड -1 तक कर गए। मिड हमारे पास ये था 6 और मिड -1 यहाँ तक आ गया। अब हमारे लेफ्ट और राइट पॉइंटर दोनों एक ही पॉइंट पे आ गए, लेफ्ट एंड राइट, और ये दोनों एक ही पॉइंट पे आ गए हैं, वो है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोबारा फार्मूला लगेगा, लेफ्ट प्लस राइट/2, 0 + 0/2, 0 ही आंसर आता है। तो इसका मिड भी जो है ना वो यहाँ पे ही आ जाएगा। ठीक है, दोनों का मिड। तो अब मिड को दोबारा से कंपेयर करेगा टारगेट के साथ, 23 तो ये इसने सिंपल मिड रिटर्न करवा दिया। ये इसका सिंपल एक ओवरव्यू था सुडो कोड। हम इसको मजीद आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपल वही टेक्निक यूज़ की है। मिड सबसे पहले 16 था, फिर उसने देखा कि 23 बड़ा है 16 से, तो उसने जो लेफ्ट को ना सर्च राइट हाफ, उसने सिर्फ राइट हाफ को सर्च किया, लेफ्ट को सर्च ही नहीं किया। फिर उसने मिड देखा, मिड 38 था, फिर उसने सिर्फ जो है ना वो लेफ्ट हाफ को सर्च किया, उसने राइट को सर्च ही नहीं किया। तो अगेन मिडल 23 आ गया था, तो उसने इसी को रिटर्न करवा दिया। इसके अंदर जो मिडल है ना, हम उसको सबसे पहले रिटर्न करवाते हैं, बाद में देखते हैं कि क्या वो छोटा है या बड़ा है, तो उसकी कंडीशन लगा देते हैं। इसका हम कोड भी देखेंगे। तो ये इटरेटिव बाइनरी सर्च की जो सूडो कोड है, ये एक मैंने लिखा है। तो इस चीज़ को आपने ना रट लेना है। ये कोड जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक दफ़ा रट लो, इसको हम समझ भी लेते हैं। रटना इस वजह से कि आपको पता चल जाए कि हमेशा ये इसी तरह हो रहा होता है। ज़्यादातर जो हम लॉजिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं ना, लॉजिक बना रहे होते हैं, वो इसी कोड के कुछ ना कुछ इसी कोड को मॉडिफाई कर रहे होते हैं। तो आज हमने दो प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे करने का सोचा है। अगर हमें टाइम मिला है तो हम इंशाल्लाह उनको करेंगे। उसमें यही लॉजिक, इसी कोड के रिलेटेड लॉजिक जो ना, उसको हम इसी कोड को मॉडिफाई करके अपनी लॉजिक को सही बना रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने स्टेप करना है बाइनरी सर्च के अंदर, हमने लो और हाई जो पॉइंटर्स है ना, इनको डिफाइन करना है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे हम जो है ना वो कितने पॉइंटर्स यूज़ कर रहे हैं। सर हम 3, लाइक मिड तो हम वैसे करते हैं लाइक 2 पॉइंट। अच्छा, पॉइंटर्स वो होते हैं जो हम वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवा ली। स्टार्ट में इसके लेफ्ट की जो 0 इंडेक्स है उसकी वैल्यू स्टोर करा ली, और इसके लेंथ -1 की वैल्यू स्टोर करवा ली। ठीक है, तो मिड के अंदर भी तो हम वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं, तो हम इसको 3 पॉइंटर क्यों नहीं कह रहे। मिड भी मूव कर रहा है और लेफ्ट और राइट भी मूव कर रहे हैं। सर असल में बेसिकली जो पॉइंटर्स होते हैं ना वो इंडेक्स की वैल्यूज को स्टोर करते हैं, और जो हम वेरिएबल बनाते हैं ना, जो मेड का वेरिएबल, उसमें हम जो एलिमेंट है ना उसकी वैल्यू को स्टोर करते हैं, इसीलिए इसको हम 3 पॉइंटर्स नहीं कह सकते। अच्छा, पॉइंटर्स जो है वो सिर्फ इंडेक्स की वैल्यू को स्टोर करवा रहे हैं, और जो मिड है वो इसकी वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं। ये अच्छा पॉइंट आपने ऐड किया। यस सर।
ठीक है। इसके अलावा एक और ये भी चीज़ है कि जो पॉइंटर्स है ना, वो ये एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई एल्गोरिदम या इन सेंस जो है ना, टू पॉइंटर्स की अप्रोच है, वो हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। ये कोई डाटा स्ट्रक्चर नहीं है, डाटा के जो हमारा जो डाटा स्टोर होगा वो इसके अप्रोच के थ्रू यूज़ होगा। ये सिंपल एक अप्रोच है, हमने अपनी आसानी के लिए कह दिया कि हम टू पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं, और जो मिड है ना वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, टू पॉइंटर्स सर, को यूज यूज करते हुए। यस। इसमें जो आपने पॉइंटर्स के रिलेटेड बताया, वो थोड़ा सा मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, आवाज डिस्टॉर्ट हो गई थी। वो टू पॉइंटर्स टेक्निक बताई है आपने? यस एग्जैक्टली। टू पॉइंटर्स वो मैं दोबारा से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, वो यही है कि जब आप अरेज के ऊपर या लिस्ट के ऊपर ट्रेवर्स कर रहे होते हैं ना, तो इंस्टेड के हम उसके एक एक पॉइंटर के साथ, जिस तरह फॉर लूप के अंदर आई है, ये एक ही इसको हम वैल्यू को गेट कर पा रहे हैं, और लाइक एक एक स्टेप करके उसको प्लस करके हम उसके इंडेक्स को गेट कर रहे हैं। तो इंस्टेड के हम एक पॉइंटर को करें, हम उसके लास्ट एलिमेंट को भी गेट कर सकते हैं या किसी और एलिमेंट को भी गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उसकी डिफरेंट अरेज के अंदर से ही, उस लिस्ट के अंदर से डिफरेंट वैल्यू को गेट करके आपस में कंपैरिजन करवा के अपनी कोई भी कंप्यूट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम टू पॉइंटर यूज करें ना, एक तो वो जो लेफ्ट से स्टार्ट हुआ है और एक जो राइट से स्टार्ट हुआ है, तो इस वजह से हम इसको टू पॉइंटर्स कह देते हैं। सर ये दो फॉरवर्ड स्लैश आपने क्यों यूज किए हैं डिवीजन के लिए, जो मिड हम लोगों ने फाइंड किया? यस एग्जैक्टली, ये इस वजह से हम यूज़ करते हैं कि अगर हमारी वैल्यू पॉइंट के अंदर आ जाए ना, तो उसको ये पॉइंट को ख़त्म कर देता है। लेट्स से यहाँ पे अगर हम मैं सिर्फ सिंपल ये फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करता ना, तो इसका आंसर आना था 6.5। और 6.5 अगर मैं उसके इंडेक्स में पास करता, नम्स के इंडेक्स में, तो वो मुझे कोई ना कोई एरर दे देता कि 6.5 तो एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर यहाँ पे कोई वैल्यू सही इंटीजर पास करो। ठीक है, तो इस वजह से ये फॉरवर्ड पाइथन का जो हमें इंटरप्रेटर है, वो इस चीज़ को अलाउ करता है कि अगर हम टू फॉरवर्ड स्लैश यूज़ कर लें, तो वो इसको राउंड ऑफ करके सिर्फ 6 बना देता है। ओके सर, थैंक यू। यू आर वेलकम। अच्छा, ये इसका मैं सूडो कोड डिस्कस कर रहा था। सबसे पहले आपने टू पॉइंटर्स डिक्लेयर करने हैं, लो एंड हाई। लो में जीरो से इंडेक्स स्टार्ट होगा, हाई n-1 होगा, और उसके बाद वाइल लूप लगेगी जिसमें कंडीशन टू उस टाइम तक रहेगी जब तक हमारा लो कम है या इक्वल है हाई के। ठीक है, तो ये फॉर लूप जो है ना, ये वाइल लूप, इसके अंदर हमारा कोड सारा होगा बाइनरी सर्च का। और उसके बाद जो है ना, सबसे पहले हम जो लूप के अंदर काम करेंगे वो मिड को फाइंड करेंगे। वो मिड लो प्लस हाई फॉरवर्ड स्लैश टू। ठीक है, टू फॉरवर्ड स्लैश एन टू। तो इससे हमने मिड फाइंड कर लिया, और देखा क्या जो हमारा टारगेट था वो मिड के इक्वल है। ठीक है, तो हम सिर्फ मिड को ही रिटर्न करवा देंगे, हमने आगे जाना ही नहीं है। ये हमारा बेस्ट केस होगा कि लेट से हमने कोई एक लिस्ट थी, उसके अंदर कोई एलिमेंट सर्च करना था, और वो लिस्ट के मिड पे ही पड़ा हुआ था, तो हमने उसी को रिटर्न करवा दिया। लेकिन ज़्यादातर केस में ऐसा नहीं होता, हमारा जो सेंटर है, मिड है, वही हम सर्च नहीं कर रहे होते, हम कोई और एलिमेंट सर्च कर रहे होते हैं। तो उसके लिए हम कंडीशन लगा लेते हैं, एल्स इफ अरे मिड जो है, जो मिड पॉइंट है वो छोटा है टारगेट से। ठीक है, हमारा जो टारगेट था वो बड़ा था, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम अपने राइट साइड को देखेंगे, लेफ्ट को देखेंगे नहीं। तो इस वजह से हमने लेफ्ट को मूव अपडेट कर दिया मिड+1 के साथ। ठीक है, जहाँ पे मिड था, यहाँ पे लेट से हमारा जो टारगेट था वो बड़ा था 38 मिड से, तो हमने लेफ्ट को जो है ना यहाँ से पकड़ा, और यहाँ पे ये मिड था, मिड+1 कर दिया, यहाँ पे हमारा लेफ्ट पॉइंटर आ गया। तो अब वो इस सारी एलिमेंट को ट्रेवर्स करेगा। तो लेकिन अगर हमारा जो वो मिड पॉइंट छोटा है, लाइक मिड मिड बड़ा है टारगेट से, तो फिर वो क्या करेगा, हाई को अपडेट कर देगा, हाई पॉइंटर को, और वो मिड-1 कर देगा। यहाँ पे हमने क्या देखा कि लेट से यहाँ पे हमने 23 सर्च करना था, और वो जो इसका मिड था वो 38 था। तो इसका मतलब है इसने अब इसके लेफ्ट साइड पे एलिमेंट चेक करने हैं, तो वो हाई को यहाँ पे मिड-1 कर देगा। अब यहाँ पे मिड था, उसने मिड-1 कर दिया, अब दोनों फिर एक ही पॉइंट पे आ गए थे। इस पॉइंट की अगर किसी को समझ नहीं आई, ये जो हम एल्स और इल्स एफ लगा रहे हैं, तो ये आप काइंडली पूछ लें। नहीं सर, क्लियर है। अगर क्लियर है दैट्स गुड। इसकी कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है ना, वो बेस्ट केस 0, बिग ऑफ 1 होती है, कांस्टेंट होती है। लेट से हमने एक एलिमेंट्स सर्च करना था, वो मिड ही निकल आया, तो वो उसको बेस्ट केस हम कह देते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट हमने सर्च करना था वो मिड ही था, तो उससे आगे ये कोड इससे आगे चलेगा नहीं, ना ही ये वाइल लूप दोबारा रन होगी, वो मिड को उसी टाइम रिटर्न करवा देगा।
तो एवरेज और वर्स्ट केस क्या है, बिग लॉग एन इसकी वर्स्ट केस इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो है ना वो इसकी इटरेटिव में बिग O ऑफ 1 होती है, रिकर्सिव में एन लॉग एन होती है। अब आपको ये चीज़ मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट को ये रिकर्सिव रिकर्सिव जो है ना ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगी। तो ये मैं आपको बता दूं, ये डायनामिक प्रोग्रामिंग और ट्री जब हम कर रहे होंगे ना तो हम उसमें रिकर्सिव देखेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और थोड़ा सा एडवांस भी है, इसको समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। लाइक अगर हम कॉपी कॉपी लेके बैठें और खुद उसका सारा सारा एक एक कोड लिखें और देखें ये किस तरह कर रहा है, तो फिर हमें उसकी बड़ी जल्दी से समझ आ जाती है। तो ये भी एक कंसेप्ट है रिकर्सिव। तो रिकर्सिव के अंदर अगर हम यही इसको फॉलो करें, बाइनरी सर्च को रिकर्सिव के अंदर लिखें, तो उसमें हमारी जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो एन लॉग एन आती है, सॉरी लॉग एन आती है, ठीक है। तो लेकिन जब हम इटरेटिव कर रहे हैं ना, ये हमारी अप्रोच इटरेटिव है, इसका मतलब है हम एक ही फंक्शन के अंदर उसको कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर इसकी कम्प्लेक्सिटी जो है ना, स्पेस कम्प्लेक्सिटी वो बिग O ऑफ 1 थी। तो काइंडली कोई मुझे बता दे, कल आपने ये चीज़ थोड़ी सी पढ़ी थी, इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी वो 1 क्यों है। हम तो इतने ज़्यादा वेरिएबल्स यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, लो मिड एंड हाई, और इसको डिवाइड भी कर रहे हैं 2 पे, तो इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी एन लॉग सॉरी लॉग एन नहीं होनी चाहिए। आप लोगों में से अगर कोई इसका आंसर करना चाहे तो। हम एक्स्ट्रा क्या ले रहे हैं सिवाय अरे के? एक्स्ट्रा पॉइंटर्स जो ले रहे हैं वो दो ले रहे हैं, लो और हाई, और सॉरी एक मिड भी। इसके अलावा और कुछ भी नहीं ले रहे हैं, तो वो एक एक जो है, क्या नाम सर है, इसमें कोई लूप 1 यूनिट नहीं टाइम। है, मतलब फॉर लूप। नहीं, इसमें वाइल वाइल लूप लूप तो तो है है। ना, वाइल लूप तो फाइल है। फॉर हो ना हो, वाइल तो है। हाँ यहाँ पे आपने सर आपने अच्छा पॉइंट किया, इसको मेंशन कर दिया, लेकिन कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये चीज़ आ सकती है कि पहले तो हम हमारे पास पूरी लिस्ट थी, हमने उसको हाफ किया। लाइक पहले वो सारी लिस्ट को कंसिडर कर रहा था, फिर हमने उसको हाफ किया, फिर हाफ किया, और हर स्टेप पे हम उसको हाफ कर रहे हैं। तो ये जो हाफ जा रहा है ये कहीं पे स्टोर हो रहा होगा, तो फिर उसकी तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी तो होगी। ये एल्गोरिदम असल में जो है ये इन स्पेस एल्गोरिदम है। तो हम जब स्पेस कम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं उसमें हम एक्स्ट्रा स्पेस देख रहे थे, ना कि जो गिवन स्पेस है। अब ये जो अरे है ये ऑलरेडी हमें गिवन है, इसने स्पेस ली हुई है। हम अगर इस अरे को किसी दूसरी अरे में ट्रांसफर करते हैं तो वो अरे जो नहीं। एग्जैक्टली सर, आपने बड़े अच्छे से बता दिया। लाइक यही चीज़, आपकी आवाज़ कट गई है सर उबैद, अगर आप बोल रहे हैं तो इसमें जो चीज़ सर ने बताई ना वो इसी तरह है कि हम जो या इसको हाफ कर रहे हैं ना, वो जो हम। सर्च एल्गोरिदम है वो चला रहे हैं। आवाज मेरी आ रही है? जी अभी आ रही है, पहले रुक गई थी। ठीक है सर, आपकी बात मुझे समझ आ गई। तो यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर देता हूँ कि हम ये जो हाफ है ना इसको कहीं पे स्टोर नहीं करवा रहे, हम सिर्फ पॉइंटर्स यूज़ कर रहे हैं इसको पॉइंट आउट करने के लिए, ठीक है। तो ये जो हाफ है इसको हम वैसे स्किप कर रहे हैं, हमारा पॉइंटर जो है ना वो लेफ्ट था, वो लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू पहले 0 थी तो बाद में उसकी 5 होगी, ठीक है। और राइट पॉइंटर थी उसकी वैल्यू 0 n-1 थी और उसकी 7 होगी। तो हम सिर्फ पॉइंटर्स की वैल्यू अपडेट कर रहे हैं, हम ये जो स्पेस है कहीं पे स्टोर नहीं कर रहे। तो जो इसकी स्पेस है वो एज इट इज़ है, तो ये इन प्लेस है एल्गोरिदम है, ठीक है। तो इस वजह से इसकी कम्प्लेक्सिटी जो है ना वो बिग O ऑफ 1 ही होगी, ये चीज़ हाईलाइट करनी थी। और ये कंडीशन है, ये आपने जहन में रखनी है कि वर्क्स ओनली ऑन सॉर्टेड अरे। अगर ये सॉर्टेड डाटा नहीं है ना तो हम फिर इस हाफ को स्किप नहीं कर सकते। लेट से हमारी ये सॉर्टेड नहीं है और हमने इस हाफ को स्किप कर दिया, तो मे बी जो हम 23 को फाइंड करना चाह रहे थे वो इसी साइड पे होता, ठीक है। तो हम सिर्फ इसी साइड में सर्च करके बता देते कि हमें लिस्ट में नहीं मिला। तो इस वजह से इस लिस्ट का सॉर्टेड होना बहुत ज़रूरी है, उसके अलावा बाइनरी सर्च जो है ना वो एफिशिएंट नहीं है। और ब्रूट फोर्स और बाइनरी सर्च, ब्रूट फोर्स जो हम पहले वीक में पढ़ चुके हैं, ब्रूट फोर्स लीनियर सर्च को कहते हैं, जिसमें हम एवरी सिंगल पॉसिबल ऑप्शन जो है ना उसको सर्च करते हैं और फिर बताते हैं कि हमारे पास एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं। और बाइनरी सर्च जो है ना ये कट्स सर्च स्पेस इन हाफ ईच स्टेप, और इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो n log n है, ठीक है। लीनियर सर्च इज अ ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम। ये लीनियर सर्च जो है ना उसमें हमने देखा था कि वो एक्चुअली में वो हर सिंगल स्टेप पे वो वैल्यू को टारगेट के साथ कंपेयर कर रहा था, तो इसको हम ब्रूट फोर्स सर्च कहते हैं। सर
ये जो यस, बिग ऑफ लॉग एन है, ऊपर कॉम्प्लेक्सिटी लिखी हुई है बाइनरी सर्च की, ये तो उसका एवरेज केस है। बिग लॉग एन, तो इसका एवरेज और वर्स्ट दोनों केस में इसकी यही टाइम कम्प्लेक्सिटी है। ये चीज कोड में मैं आपको मजीद एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो लीनियर सर्च की लिखी हुई है बिग ऑफ एन, ये इसका बेस्ट केस है, वर्स्ट केस है या एवरेज केस है? ये इसका वर्स्ट केस है। वर्स्ट केस होता है लाइक जिसमें अगर हमारा जो एलिमेंट है, हमारी इनपुट बहुत ज़्यादा है और जो हम एलिमेंट सर्च करना चाह रहे हैं वो सर एंड पे आ सर रहे हैं। यस, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आपकी आवाज़ आ रही। अच्छा, इससे पहले जरा इनसे पूछें कि एन बड़ा है या लॉग एन बड़ा है? एन बड़ा जी, हाँ, जो कल मेरे साथ थे ना, उनको पता होगा कि जो लॉग एन है वो छोटा है और एन बड़ा है। तो जो वर्स्ट केस है वो एन है, और जो बेस्ट केस है उसका वो लॉग एन है। बेस्ट केस भी है और एवरेज केस। तो बस ये पॉइंट ऐड करना था। जी जी सर, थैंक यू। अच्छा, लॉग एन जो है ना वो एन से थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका जो इमेज बनाई हुई है, ये लॉग एन है। इसमें आप देख रहे हो जैसे जैसे डाटा इंक्रीज कर रहा है उसी तरह उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज कर रही है, एक लीनियर लाइन है, ठीक है। और जो हमारे पास बाइनरी सर्च है वो एन लॉग एन है। उस लॉग एन में जैसे जैसे डाटा इंक्रीज करता जाता है ना, वैसे वैसे उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता लीनियर सर्च में, तो जैसे डाटा इंक्रीज कर रहा है उसी स्पीड के साथ, उसी लाइक उसी क्वांटिटी के साथ हमारा टाइम भी इंक्रीज कर रहा है। जितना डाटा ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन बाइनरी सर्च के अंदर हमारे पास आप देखोगे स्टार्ट में तो ऑलमोस्ट वो एन लॉग एन ही लॉग एन ही है, लेकिन जैसे जैसे डाटा इंक्रीज करता जाता है उसका टाइम एफिशिएंट होता जाता है, टाइम रिड्यूस होता जाता है, ठीक है। तो इसको हम लॉग एन कहते हैं, ठीक है। तो एन बड़ा है और लॉग एन छोटा है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। सो एप्लीकेशंस ऑफ बाइनरी सर्च, एप्लीकेशन जो है ना इनको हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर के अंदर सर्चिंग इन सॉर्टेड अरे। अच्छा, बाइनरी सर्च जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा लाइक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसको आप लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा इस सेशन के बाद भी, और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी जगह पे यूज़ होता है। तो सर्चिंग इन सॉर्टेड अरे के अंदर जो सर्च करने के लिए यूज़ होता है, फाइंडिंग फर्स्ट लास्ट अकरेंस आर क्लोजेस्ट मैच। तो इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एडवांस डाटा स्ट्रक्चर BSF, AVL, रेड ब्लैक ट्रीज, ओके। तो सिस्टम के अंदर ये कहाँ पे यूज होता है? अच्छा, मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करने लगा हूँ क्योंकि हमने प्रॉब्लम्स भी करनी है और काफ़ी ज़्यादा है कंटेंट। और सिस्टम के अंदर डेटाबेस इंडेक्सेस के अंदर ये बी ट्रीज और B+ ट्रीज के अंदर यूज होता है। और डिबगिंग इन वर्जन कंट्रोल, गिट जब हम कमिट कर रहे होते हैं गिट हब के ऊपर, तो गिट बाइसेक्ट एक कमांड लाइन है जिसके थ्रू आप ये देख सकते हो कि कौन से आप कमिट जो है ना वो बैड कमिट से। तो वो आपने सर्च करना है तो वो भी आप ये बाइनरी सर्च के थ्रू कर सकते हो। फाइल सिस्टम और लाइब्रेरीज जो है ना वो भी आप इसके थ्रू सर्च कर सकते हो एफिशिएंटली। तो इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, नेटवर्क रूटिंग एंड IP लुकअप के लिए, गेमिंग ग्राफिक्स, उसके अंदर जब कोलिजन डिटेक्शन करना हो या रेट ट्रैकिंग करनी हो तो उसके लिए ये एल्गोरिथम यूज़ होता है। आप देख रहे हो कि इसकी कितनी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। मशीन लर्निंग के अंदर भी आप हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए भी इसको यूज़ करते हो, और ऑप्टिमाइजेशन और कम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के लिए तो ऑब्वियसली ये यूज़ होता ही है, ठीक है। तो इसकी एक मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे लिखी है ताकि पता चल जाए कि ये कितना एफिशिएंट है। लेट्स से हमारे पास 1 मिलियन इनपुट्स हैं, हमारी लिस्ट के अंदर 1 मिलियन एलिमेंट्स हैं। तो उसके लिए जो n² है ना, क्वाड्रेटिक टाइम है, वो कितना टाइम लेगा? वो 1 ट्रिलियन स्टेप्स लेगा। वो 1 ट्रिलियन स्टेप्स के बाद जाके उसको कंप्लीट करेगा। तो ये प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली जब लीनियर टाइम है जो बिग ऑफ n है, तो उसके अंदर जितनी इनपुट है उतने ही स्टेप लेगा। अगर वो 1 मिलियन इनपुट है तो उसके स्टेप जो है ना वो भी 1 मिलियन स्टेप होंगे, ठीक है। ये मैनेजेबल है, कंप्यूटर कैन डू दिस क्विकली, ओके। लेकिन जब हम ये लॉग एन की बात करते हैं तो अगर हमारे पास 1 मिलियन इनपुट है तो उसके लिए हमें सिर्फ 20 स्टेप्स चाहिए। यू कैन इमेजिन कि ये आपके स्टेप्स को कितना ज़्यादा रिड्यूस कर रहे हैं, ओके। तो अब यहाँ पे सिर्फ उसका कंपैरिजन है नीचे। तो समरी में मैं आपको बता दूं कि बाइनरी सर्च जो है ना वो इसको रिपीट कर रहे हैं हम, डिवाइड एंड कंकर करता है। ये पहले डिवाइड करता है फिर उसको कंकर करता है, इसको डिवाइड एंड कंकर सर्च भी कहते हैं।
अच्छा, इटरेटिव जो है, हम इटरेटिव अप्रोच यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम फंक्शन की अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, हम रिकर्सिव अप्रोच नहीं यूज़ कर रहे। तो इटरेटिव जो है ना वो थोड़ी सी एफिशिएंट होती है। आपने देखी कि इटरेटिव के अंदर इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 थी, लेकिन रिकर्सिव के अंदर बिग ऑफ जो सॉरी लॉग एन थी। इसके अंदर लॉग एन थी क्योंकि इसके अंदर हम जब भी नया डाटा पास करते हैं हाफ, तो वो जब फंक्शन के पैरामीटर को कहीं ना कहीं स्टोर करता है तो उस इस वजह से उसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी आ जाती है। रिकर्सिव के अंदर हम उसी फंक्शन को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, कॉल कर रहे होते हैं। और इसकी जो कम्प्लेक्सिटी है, टाइम कम्प्लेक्सिटी, वो लॉग एन है। और रियल टाइम यूजेज जो है ना वो डाटाबेस डिबगिंग, एमएल गेमिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए है। और लीनियर सर्च ब्रूट फोर्स है, बाइनरी सर्च एक ऑप्टिमाइज वे है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसका कोड लिख लेते हैं कि हमने कोड किस तरह लिखना है। ठीक है, सबसे अच्छा पहले मैं। सर सर, यस। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। यस सर। ज़रा स्लाइड पे जाइएगा। अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि हमने तो ये पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ा है इसका, तो जो बाइनरी सर्च है ना, उसको हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं रिकर्सिव वे में। और रिकर्सिव वे ही जो है वो हमारे लिए एक एफिशिएंट है, क्योंकि हम लोग टाइम कम्प्लेक्सिटी को देख रहे होते हैं, ना कि स्पेस कम्प्लेक्सिटी। स्पेस कम्प्लेक्सिटी मैनेजेबल है। अगर हमारे पास स्पेस कम्प्लेक्सिटी है, हम स्पेस कम्प्लेक्सिटी को यूँ समझे कि 2080 या 1090% पे देख रहे होते हैं, यानी टाइम कम्प्लेक्सिटी के साथ। तो हमारा जो मेन फोकस होता है वो टाइम कम्प्लेक्सिटी होता है, न कि स्पेस कम्प्लेक्सिटी। तो इस सूरत हाल में फिर अगर आप इटरेटिव वे को इस्तेमाल करेंगे, और आपके पास अगर 1 मिलियन इनपुट है, 1 मिलियन यानी इनपुट साइज है, उसके लिए फिर जो इटरेटिव वे है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी कर देगा, बहुत ज़्यादा उसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन सेम अगर उसी इनपुट साइज पे अगर रिकर्सिव को इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा इटरेटिव वे से। ये चीज़ बिल्कुल सिर्फ ऐड सर, करनी आपने थी बस। आपने बहुत अच्छी ये चीज़ ऐड की है। एक्चुअल में रिकर्सिव जो है ना वो ऑलरेडी, जैसे मैं बता चुका हूँ कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हम इसको यूज़ करते हैं। लेकिन अभी इसकी स्पेस का अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो उसमें इटरेटिव जो है ना स्पेस के लिहाज से एफिशिएंट है। वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम जो है ना स्पेस को इतना ज़्यादा जो है ना वो सर कंसिडर नहीं करते। इसमें दोनों में सेम टाइम कम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, आइटरेटिव और रिकर्सिव में? आई थिंक दोनों की सेम टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी। टाइम कंप्लेक्सिटी तो दोनों की सेम है एग्जैक्टली। यस सर, तो इसमें आइटरेटिव हमारा ज़्यादा सही रह जाता है। आइटरेटिव में क्या होगा कि हम सिर्फ आइटरेशंस कर रहे होंगे और हम आइटरेशंस का साइज डिवाइड कर रहे होंगे हर आइटरेशन पर। लेकिन रिकर्सिव में हमें साथ में कॉल स्टैक भी बनाना पड़ता है, तो कॉल स्टैक की वजह से रिकर्सिव कोड एलिगेंट होता है, कम लाइंस में कोड हो जाता है। लेकिन आइटरेटिव जो होता है दैट इज़ मोर एफिशिएंट, क्योंकि उसमें हमें कॉल स्टैक नहीं बनाना पड़ता, जस्ट हम हर स्टेप में उसको अपना जो इनपुट साइज होता है उसको डिवाइड करते रहते हैं। एग्जैक्टली रिकर्सिव के अंदर हमारा जो कोड है वो बहुत कम लाइन में आ जाता है। ये बिल्कुल आपने बात सही की, इस वजह से हम इसको लाइक समझने के लिए आसान होता है रिकर्सिव। और उसकी जो ये चीज़ जो ना, एक टॉपिक हम इसको इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम रिकर्सिव को देखेंगे। अगर इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे मूव करते हैं। अच्छा सर, आवाज आ रही है? यस यस, बोलें अगर सर। दोनों की टाइम कम्प्लेक्सिटी सेम है, अगर दोनों, जी आवाज क्लियर आ रही है या कट तो नहीं रही? नो नो सर, क्लियर हेलो, है। ठीक है। तो अगर दोनों की टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो दोनों की सेम है, log n है, तो हम बस जो दोनों का ट्रेड ऑफ होगा ये होगा, एक तरफ अगर हम एलिगेंट कोड लिख रहे हैं तो उससे ये ट्रेड ऑफ होगा कि वो स्पेस थोड़ी ज़्यादा लेगा, और अगर हम कोड एलिगेंट नहीं लिख रहे हैं, हम इटरेटिव अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, तो बस ये है कि वो एफिशिएंट ज़्यादा होगा, स्टोरेज कम लेगा। तो बोथ वे में टाइम सेम ही लगना चाहिए ना, क्योंकि भाई कह रहे थे कि जो रिकर्सिव है वो टाइम वो ज़रा जल्दी कर लेता है। log n का मतलब तो यही है कि उसकी जो वेरिएबल जो उसकी एग्जीक्यूशन होगी वो एन टाइम्स पे नहीं जाएगी, वो log n पे ही रहेगी, अगर रिकर्सिव वे में लिखो या इटरेटिव वे में लिखो। तो काइंड ऑफ बोथ नहीं है, स्पीड वाइज सेम ही है। सर इसमें जो मैंने बोला ना वो ये कहा है कि आइटरेटिव ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि रिकर्जन में क्या होगा, रन टाइम मेमोरी कंज्यूम हो रही होगी। क्योंकि रिकर्जन में जब हमने एक फंक्शन कॉल की, फिर दोबारा उसी फंक्शन के अंदर दोबारा फंक्शन कॉल की, तो हमारे पास एक स्टैक बिल्ट होता जा रहा है फंक्शंस का। ठीक है, उस टैग में हम फंक्शन कॉलिंग को सेव करते जा रहे हैं और फिर हम बैक ट्रैकिंग करके दोबारा वापस अपने बेस केस तक पहुंचते हैं। लेकिन आइट्रेशंस में हमें कोई कॉल स्टैग नहीं बनाना पड़ रहा, जिस वजह से आइट्रेशन इज मोर एफिशिएंट।
ठीक है। अच्छा, वैसे जो मैंने क्वेश्चन का कहा था ना, आपने बिल्कुल हमजा भाई सही बताया था। जो उबैदुल्लाह नाम सर का, तो वो पहले बताते तो उसका ये क्या वैसे में, हाँ हाँ जी, ये स्टैक ओवर, वो जो स्टैक ओवरफ्लो का इशू भी है, मतलब जो बार बार फंक्शन कॉल्स होती हैं, इसकी वजह से आज से इशू ये भी आएगा। ठीक है, वैसे मुझे समझ आ गई, थैंक यू सो मच। जी, लेट्स टॉक अबाउट अवर कोड। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले कोड लिखना है और लेट्स से इसके अंदर कुछ भी हमने वैल्यू पास कर दी 7 तो 8, राइट। यहाँ पे मैंने वैल्यूज लिख दी जो कि एक सॉर्टेड थी, और मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखना है बाइनरी सर्च का। तो वो मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, बाइनरी सर्च, और यहाँ पे मैंने टारगेट करना है गेट। ठीक है, तो फंक्शन हम लिखेंगे वो किस तरह से लिखेंगे, बाइनरी सर्च। तो ये यहाँ पे उसने सुजेशन दे दी, वो मैं इसको बता देता हूँ कि सबसे पहले इसने लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स को डिक्लेयर किया। लेफ्ट क्या था हमारा 0, और राइट जो है ना वो लेंथ अरे -1 थी। ठीक है, जो इसका लास्ट एलिमेंट था उसको हमने यहाँ पे गेट कर लिया, और वाइल लूप लगी। वाइल लूप में ये जो कंडीशन है आप देख लीजिएगा, बस वह हम इसको लेस देन लगा देते हैं, इक्वल नहीं लगाते, तो फिर वो जब दोनों सेम हो जाते हैं लेफ्ट और राइट, जो कि हमारी एग्जाम्पल में थे वाइट बोर्ड में, तो उस टाइम ये कंडीशन नहीं चलती, तो हमारा फिर आंसर सही नहीं आता। ठीक है, तो उसके बाद जो हमने फर्स्ट एलिमेंट जो फर्स्ट स्टेप किया वो था मिड फाइंड किया। मिड फाइंड करने का तरीका ये है कि लेफ्ट प्लस राइट और 2 फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद 2 लगा दो, तो इससे हमारा मिड निकल आता है। तो हम इसको मिड वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं टारगेट के साथ, अगर तो वो टारगेट है तो डायरेक्ट उसका मिड रिटर्न करवा दो, लेकिन अगर वो टारगेट नहीं है, लाइक जो हमारा मिड था वो छोटा है टारगेट से। मिड के छोटे होने का मतलब ये है कि हमारा जो है ना, हम राइट साइड वाले एलिमेंट को चेक करेंगे। ठीक है, मिड छोटा है और टारगेट बड़ा है, तो इसका मतलब है हम उसके राइट साइड वाले एलिमेंट को चेक करेंगे, लेफ्ट को चेक नहीं करेंगे। तो इस वजह से हम लेफ्ट के जो पार्ट थे उसको हम स्किप करते हुए लेफ्ट को अपडेट कर देते हैं मिड+1 के ऊपर। तो लेकिन अगर हमारा मिड जो है वो बड़ा है, तो फिर हम उसके लेफ्ट पार्ट को चेक करेंगे और राइट वाले पॉइंटर को अपडेट कर देंगे मिड-1 तक। ठीक है, तो इसका कोड था। अगर हम इसको यहाँ पे लेके आए नीचे, तो यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ कि ये किस तरह से काम कर रहा है, राइट। तो मैं प्रिंट करता हूँ इंडेक्स। तो यहाँ पे मैंने पास किया है टारगेट के अंदर, मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ 10। यहाँ पे 10 मैंने पास कर दी। ठीक है, तो इसके अंदर 10 किस इंडेक्स पे है, 0 1 2 3 4 5 6 इंडेक्स पे है। लेट्स सी हमें क्या रिटर्न करता है। अच्छा, प्रिंट, यहाँ पे इसने हमें 6 रिटर्न करवा दिया। ठीक है, तो लेट्स से मैं इसमें 1 मिलियन वैल्यूज पुट करता हूँ। वो मैं किस तरह कर सकता हूँ, रेंज 1 से स्टार्ट होगा और 6 जीरोस आ जाएंगे। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे 1 मिलियन इसके अंदर वैल्यू पास कर दी है, तो मैं इसका स्टेप भी काउंट करना, तो वो मैं किस तरह से कर सकता हूँ, मैं सिंपली लगाता हूँ प्रिंट। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी किस तरह लॉग एन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टेप लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक वेरिएबल डिक्लेयर काउंट 0, और यहाँ पे आ जाएगा काउंट। तो इससे पहले मैं इसको काउंट को 1+ कर देता हूँ। ठीक है, तो नाउ आई वांट टू सी, और जो मैं एलिमेंट सर्च करूंगा वो 7 ये होगा। ठीक है, तो लेट्स सी कि इसके कितने स्टेप के अंदर ये इसको ट्रेड करता है। आपने देखा कि उसने मुझे सिर्फ 17 स्टेप्स के अंदर 1 मिलियन डाटा सेट की जो वैल्यू थी उसको सर्च करके मुझे आउटपुट रिटर्न करवा दी, जो कि मेरा इंडेक्स मुझे रिटर्न करवा रहा है। ठीक है, तो लेट्स से मैं यहाँ पे 5 लाख उसका एग्जैक्ट मिडल देखता हूँ। ठीक है, तो इसमें कितने स्टेप में आना चाहिए, ये इसका बेस्ट केस होना चाहिए, जो कि 1 स्टेप में हो जाना चाहिए। ये देखिए कि उसने सिर्फ एक स्टेप में, इसका बेस्ट केस था, जो कि उसने उसका एग्जैक्ट मिडल है। ठीक है, हम बेस्ट केस इसी को कहते हैं ना, तो उसका जो मिडल पॉइंट होता है। तो हमने जब 5 लाख दिया, उसका बेस्ट केस था, तो उसने एक ही स्टेप के अंदर इसको कर दिया। लेकिन अगर मैं 1 दूंगा यहाँ पे, तो फिर देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या स्टेप्स आएंगे इसके। तो यहाँ पे अगर मैंने 1 दिया तो उसको ऑलमोस्ट 20 स्टेप्स करने पड़े हैं, 19 स्टेप्स। ठीक है,
तो ये इसकी आप देख पा रहे हो कि 1 मिलियन की एक लिस्ट है, उसके अंदर से ये सिर्फ 20 स्टेप्स के अंदर, जो मैंने वहाँ पे बात लिखी थी कि अगर आपके पास 1 मिलियन का डाटा सेट है तो 20 स्टेप्स के अंदर ये वर्स्ट केस में और एवरेज केस दोनों को मिला के उसकी लॉग एन कम्प्लेक्सिटी जो है ना वो 20 स्टेप के अंदर वो आपके डाटा को सर्च करके दे रहा है। ठीक है, तो ये कोड था, आप इसको देख लीजिएगा। जो मैंने आपको बोला कि जो सूडो कोड था उसको आप रट लें। इसका यही मेथड है, सबसे पहले आपने 2 पॉइंटर्स डिक्लेयर करने हैं, बाद में वाइल लूप के अंदर लेफ्ट और राइट का कंडीशन लगानी है और मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट अगर तो हमें मिल गया टारगेट के साथ उसी को रिटर्न करवा दो, अदरवाइज हम लेफ्ट और राइट को अपडेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे इसकी छोटी सी मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन भी रखी है आपको सिर्फ बताने के लिए किस तरह से सर्च कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास लार्ज डाटा सेट है, हमने ये यहाँ से लेके इसको मुझे स्किप कर लेना है। 998 जो इसका लास्ट वाला इंडेक्स है ना वो मैंने सर्च करना है बाइनरी सर्च के थ्रू। तो इसकी स्पीड मैं थोड़ी सी और कम कर लूँ, आप देखिएगा। पहले अगर मैं लीनियर सर्च के थ्रू इसको सर्च करता हूँ तो वो किस तरह से इसको सॉल्व करता है। इसकी लीनियर सर्च के लिए स्पीड मुझे ज़्यादा कर देनी चाहिए। वो हर एलिमेंट पे उसको लाइक कंपेयर कर रहा है टारगेट के साथ, और जितने एलिमेंट है उतने उतने ही वो स्टेप लेगा। यहाँ तक आते हुए वो सारे एलिमेंट को सर्च करेगा और फिर एंड तक आएगा। तो इस वजह से हमने ये बोल दिया कि अगर इसकी इनपुट n है ना तो वर्स्ट केस यही हो सकता है कि इसको टाइम भी n ही लगे जब लास्ट वाला एलिमेंट था। ठीक है, तो मैं इसको पॉज करके दोबारा अब बाइनरी सर्च भी लगाता हूँ। तो इसकी आपने टाइम कम्प्लेक्सिटी इसके स्टेप देखिएगा ये किस तरह उसको डिवाइड कर रहा है और फिर उसको कंकर कर रहा है। सबसे पहले उसने फर्स्ट पॉइंटर रखा, बाद में उसने यहाँ पे इसकी स्पीड मैंने ज़्यादा तो नहीं कम कर दी। मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा, ये क्यों नहीं कर रहा। 98 और इसका लार्ज डाटा सेट के लिए मैं लेता हूँ और इसके लिए लीनियर सर्च लगाता हूँ। इसे 2 पॉइंटर रखे और बाद में उसने मिड उसका फाइंड किया। अब देखा कि हमारा जो टारगेट एलिमेंट था वो 998 उससे बड़ा है, तो उसने फिर लेफ्ट को अपडेट कर लिया और फिर उसका मिड फाइंड किया। फिर उसने टारगेट को उसके साथ कंपेयर किया और इसी तरह उसको वो डिवाइड एंड कंकर कर रहा है। तो कितने थोड़े स्टेप्स के अंदर ये चीज़ इसको कंप्लीट कर रही है। अब हमें मिड का पता चल गया, अब उसने यहाँ पे वैल्यू रिटर्न करवा दी। ठीक है, तो इस चीज़ में वैल्यू उसको मिली नहीं है, 998 मिला ही नहीं है, तो उसने -1 रिटर्न करवा दिया। अगर 994 होता तो उसको यहाँ पे रिटर्न करवा देता। अगर इसकी जनरल अंडरस्टैंडिंग में इशू है तो आप काइंडली पूछ ले, फिर हम इसकी एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। किसी को इसका आइडिया ये जो किस तरह से हम इसको डिवाइड एंड कंकर कर रहे हैं, अगर कोई चीज़ रिपीट करनी है तो आप काइंडली पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर मैंने आज ही ये सेशन ज्वाइन किया है तो मुझे ये कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मुझे क्या इसके मिल सकती हैं पिछली रिकॉर्डिंग्स वगैरह और मैं ये कैसे करूँ क्या? सर अगर आपको लाइक आपने पिछली रिकॉर्डिंग देखनी है तो आप देख लें, बट मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है ना वो सेशन में लें और इसी तरह सेशन लें, और अगर आपको कोई चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप बार बार पूछें, तो वो पूछने से आपको ज़्यादा इसकी समझ आएगी। अगर आपको कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट है जो आपको नहीं समझ आ रहा है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मुझे मतलब कि कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। ये जो आप कर रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर जो मीन के अभी मैंने ज्वाइन किया है थोड़ी पहले ना, तो ये ऐसे कंटिन्यू करूँ मैं फिर? कोई इसका वो बेसिक देखने की जरूरत नहीं है? वैसे मुझे वैसे पाइथन के बेसिक पता है, ठीक है, तो और आप इसके कोई देख लें, आप इसकी बेसिक्स वगैरह देख लें। और लर्निंग का यही आईकोर ग्रुप है तो यही मेथड है कि आप उसके सेशन ज्वाइन करते रहें और कुछ टाइम के बाद आप जो है ना वो इसको मास्टर कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम है और एनर्जी है तो आप डेफिनेटली इसके बेसिक्स देखें। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा, काफ़ी अच्छे यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। लेकिन अगर आपने जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है लीड कोड की, हमने ऑलमोस्ट 8 प्रॉब्लम सॉल्व की हैं पिछले वीक में, तो आप हमारी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं वो। ठीक है, तो इसी तरह आप जो लॉजिक्स जो है ना वो जिस तरह हम बिल्ड कर रहे होते हैं रियल सेशन के अंदर, लाइव सेशन के अंदर, तो वो आप देखें, उसी को ज्वाइन करें, रेगुलर रहें।
तो इंशाल्लाह आपको इन चीज़ों की समझ आ जाएगी। फर्स्ट टाइम में अगर आप फर्स्ट डे इसको करेंगे तो आपका फर्स्ट स्टेप जो है ना वो आपको मास्टर नहीं बना देगा, आपको कंसिस्टेंट रहना चाहिए। जी जी ठीक है। तो इसका प्री रिक्विजिट में क्या पाइथन है बेसिक है या कुछ और चीज़ भी है जस्ट आपको जो पाइथन मैंने की, देख। जी पाइथन की कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फॉर लूप किस तरह लगानी है, वाइल लूप वेरिएबल किस तरह डिक्लेयर करने हैं, और कुछ और इसकी हैं, बस बेसिक आपको क्लियर है तो आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, और ये जो थ्योरी पढ़ा रहे हैं ये थ्योरी भी मुझे जो इसमें स्लाइड्स में भी देखी है तो ये भी करनी है। आप ये देख लें, मैंने कोर्स जो है ना वो आउटलाइन शेयर किया हुआ है, आप 5 PM के डाटा स्ट्रक्चर के कोर्स में जाकर देख लें, तो वो कोर्स अच्छा कंटेंट अच्छा से आपको पता चल जाएगा कि हम इस सही। कोर्स में क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको वो इंटरेस्टिंग लग रहा है तो जी आप उसको लाजमी ज्वाइन करें, अदरवाइज आप किसी भी सेशन में चले जाएं। लाइक 11 AM पे भी हो रहा है, 4 PM पे भी हो रहा है, और 11 PM पे भी हो रहा है। तो जितने ज़्यादा आप सेशन लेंगे उतने ज़्यादा आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होती रहेगी। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर जफर जिस तरह लीड कोड की प्रॉब्लम रिकमेंड करते हैं ना, वो इस तरह नहीं है कि आप एक प्रॉब्लम करें उस पर 40 मिनट लगा लें और फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाएं। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि आप जो है ना वो एक प्रॉब्लम पकड़ें, सारे उसके ऊपर इसकी बेस्ट अप्रोचेस देखें कि ये इसका बेस्ट पॉसिबल वे क्या हो सकता है। कोड उसका लिखें ही ना, सिर्फ ये चीज़ आप डिस्कस करें कि ये प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व होगी, और नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलें। मैक्सिमम 10 मिनट लगाओ, इससे ज़्यादा लगाओ ही ना। सर जफर जो जुबैर जफर थे, जो कि अभी माशाल्लाह यूएस से जा चुके हैं, तो उनका एक मैंने सेशन लिया था, तो वो इसी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व जी कर रहे थे। टाइमर लगाना है पहले, यहाँ पे लीड कोड के ऊपर इस तरह टाइमर लग जाता है, तो ये वाला टाइमर जो यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है, तो ये टाइमर लगा के आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। 10 मिनट से ज़्यादा कोई भी आपने प्रॉब्लम नहीं करनी, उसकी सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग लो, उसकी लॉजिक्स बनाओ, उसका पैटर्न्स बनाओ, कोड लिखने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलो। तो इस तरह आपका जो जो लॉजिक बिल्डिंग है, जो आपके पैटर्न्स आपको पता चलेंगे, वो चीज़ें जो है ना वो आपको ज़्यादा फायदा देंगी, क्योंकि आप हमने कोड याद नहीं करना, हमने प्रॉब्लम्स की अंडरस्टैंडिंग लेनी है और डिफरेंट टेक्निक्स और पैटर्न्स देखने हैं। आप जितनी ज़रा प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, लेकिन अगर आपको बेसिक चीज़ों का नहीं पता, अरेज के ऊपर एफिशिएंट वे क्या है, अरेज के ऊपर हमने कोई कम टाइम के अंदर एलिमेंट सर्च करना है, वो किस तरह करना है, आपको ये नहीं पता, ये पैटर्न नहीं पता, तो फिर आपको वो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स करने का फ़ायदा कोई नहीं। ठीक है, तो कोड जो है ना वो बाद में आता है, पहले आपकी लॉजिक बिल्डिंग आती है। तो हमारा इन सेशंस का मकसद सिर्फ ये लॉजिक बिल्डिंग है। यहाँ पे हमारा और ये थ्योरी पढ़ाना या कुछ भी करना, ये थ्योरी तो मैं इस वजह से पढ़ा रहा हूँ कि हमारा कोर्स का एक पैटर्न है कि फर्स्ट डे हम थ्योरी पढ़ाते हैं, बाद में हम फिर सारा वीक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब हम कल से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, तो इन केस अगर किसी को बिल्कुल भी ये नहीं पता तो उसके लिए ये चीज़ हमने आज यहाँ पे डिस्कस की है। ठीक है, तो आप रेगुलर लें तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी चीज़ है कि आपने आज पहले ही क्लास ली है और आपने क्वेश्चन पूछा है, तो आप इस तरह क्वेश्चन पूछते रहें और रेगुलर रहें तो आपको इंशाल्लाह ये चीज़ें आसान लगेंगी। जी जी ठीक है। बस आप लीड कोड ही कराएंगे ना, मैंने लीड कोड ही करना है, जो इसमें जो प्रॉब्लम्स होगी लीड कोड की होंगे ना। यस एग्जैक्टली, हम लीड खुद ही करेंगे। जी ठीक हो गया ठीक हो गया, थैंक यू जी थैंक यू। ओके, ये प्रॉब्लम है, ये ऑलरेडी हमने फर्स्ट वीक में कर ली थी, लेकिन ये जो ना फ्राइडे वाले दिन सर ने करवाई थी प्रैक्टिस सेशन में, जिस दिन प्रेजेंटेशन डे था, लेकिन उसमें ये जो लीनियर सर्च के थ्रू की थी, तो हम आज इसकी बड़ी बेसिक प्रॉब्लम है बाइनरी सर्च की, तो हम इसको देख लेते हैं कि हमने लॉग एन के अंदर किस तरह करना है। ठीक है, गिवन एन अरे ऑफ इंटीजर्स नम्स विच इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर एंड एन इंटीजर टारगेट। ठीक है, राइट अ फंक्शन टू सर्च टारगेट इन नंबर्स, इफ टारगेट एग्जिस्ट देन रिटर्न इट्स इंडेक्स, अदरवाइज रिटर्न -1। यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम विद ओ लॉग एन रन टाइम कम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो इसमें एक चीज जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये है कि जब भी आपको लॉग एन बोला जाएगा ना और लिस्ट की प्रॉब्लम होगी, तो आप ये चीज़ ज़हन में बिठा लें कि वो ज़्यादातर उसका कहीं ना कहीं ताल्लुक जो है ना वो बाइनरी सर्च के साथ होगा, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि जितने भी एल्गोरिदम एग्जिस्ट करते हैं जिनकी टाइम कम्प्लेक्सिटी लॉग एन है, बाइनरी सर्च के अलावा वो कहीं ना कहीं बाइनरी सर्च के ही वेरिएंट है। ठीक है, तो आपने जो आपको ये चीज़ भी हिंट दे रही है कि लॉग एन मतलब ट्रीज के ऊपर भी लॉग एन के लिए डिफरेंट एल्गोरिदम है। मैं लिस्ट की बात कर रहा हूँ, लिस्ट के अंदर जब भी आपने लॉग एन देखना है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे बाइनरी सर्च लगेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक सॉर्टेड लिस्ट है, -1 0 3 5 9 12, और इसमें टारगेट एलिमेंट फाइंड करना है 9। ठीक है, तो इसके लिए हम कोड लिखेंगे जो हमने अभी सूडो कोड देखा था। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट और राइट जो है ना वो डिक्लेयर करूंगा, 0 लेफ्ट होगा और राइट क्या होगा, मैं इसको ऊपर कर लूँ जरा। ठीक है, तो ये हमारा राइट हो गया।
सिंपली हम लेफ्ट इज इक्वल टू 0, राइट इज इक्वल टू लेंथ नम्स -1 भी लिख सकते थे, तो ये मैंने सिर्फ इसको इस तरह लिख लिया। तो हम वाइल लूप यूज करेंगे, लेफ्ट जो है ना वो जब तक छोटा है या इक्वल है राइट के तब तक ये कंडीशन चलेगी, और उसके बाद हमने मिड फाइंड करना है। मिड क्या है? लेफ्ट ठीक है। तो जैसे ही हमने मिड फाइंड कर लिया, तो इसके ऊपर जो वैल्यू पड़ी है वो कंपेयर करो। अगर तो ये इक्वल है टारगेट के तो सिंपल रिटर्न करवा दो मिड। लेकिन एलिफ अगर हमारा जो मिड है वो छोटा है किससे? टारगेट से, तो फिर हमारा अगर मिड छोटा है टारगेट से तो हम कौन सा पार्ट चेक करेंगे? क्या कोई मुझे बता सकता है? मिड सर प्लस लेफ्ट 1 वाला, और राइट। लेफ्ट। ओके, राइट और लेफ्ट, मुझे दो आवाजें आई। तो अगर हमारा मिड छोटा है टारगेट से तो हम उसका कौन सा पार्ट देखेंगे, लेफ्ट या राइट? एक बार दोबारा बता दीजिए। राइट पार्ट। राइट। लेफ्ट राइट। वाला। राइट। मिड हमारा छोटा है, मैं आपको यहाँ पे व्हाइट बोर्ड में ले आता हूँ। हमारा मिड छोटा है टारगेट से, हमारा ये मिड है, ये छोटा है टारगेट से। टारगेट मतलब इस साइड में है कहीं पे। राइट, राइट पे जाएंगे। यस, ठीक है। तो आप ये चीज देख लें कि अगर हमारा मिड छोटा है टारगेट से तो हम उसका राइट वाला पार्ट देखते हैं। अगर मिड छोटा है टारगेट से तो हम राइट वाला पार्ट देख रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या कंडीशन लिखते थे? लेफ्ट को हम अपडेट कर देते थे मिड प्लस प्लस। 1। यस, अदरवाइज क्या करो, अगर हमारा मिड बड़ा है तो सिंपल राइट को कर दो मिड -1, ठीक है। लेकिन जब सारी लूप चल जाए और इसको कोई भी एलिमेंट ना मिले, मिड रिटर्न ना हो, तो हम रिटर्न कर देंगे -1, जो कि यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है। अगर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हम -1 रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। तो मैं इसको रन करूँ, इसमें कहीं कोई एरर तो नहीं है? यस, एग्जैक्टली आप यहाँ पे कोई एरर नहीं है। अगर इसमें सबमिट भी करवाओ तो ये सबमिट हो रहा है, ठीक है। तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो log n है। मैंने पहले चेक कर ली है, आई होप कि मुझे दोबारा से चेक करने दें। नहीं, एक दिन में आप सिर्फ एक टाइम ही इसको चेक कर सकते हो टाइम कम्प्लेक्सिटी। तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी log n है, ठीक है। तो कल हम इंशाल्लाह मजीद इसी से रिलेटेड थोड़ी सी मीडियम प्रॉब्लम भी करेंगे, ओके। तो वो कल इंशाल्लाह हम इस पर